CAPFAC 2023 में ये मेंटरशिप प्रोग्राम में वर्क फॉर वीक 12 इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी साइंस चलेगा। लास्ट जो है हमने साइंस का आपको क्लास 9th का पढ़ने के लिए दिया था और उसके बाद आप लोग को टेस्ट दिया जा चुका है जो इस प्रोग्राम में शामिल है। और इस बार जो है क्लास 10th का आपको साइंस का पढ़ना है, फिर पेपर 2 में भी आपको उसी अनुसार को वर्क करना है। कीप कंटिन्यू वर्किंग वॉट एवर अप्स एंड डाउन्स हैपेंस, एवरी पर्सन इस पर्सन। और वो जो है, आप मशीन नहीं हो, आप ह्यूमन बीइंग हो, तो आप में पॉजिटिव निगेटिव आते रहते हैं। कभी लगता है यस आई विल डू इट, समटाइम आप डिमोटिवेट होते हो, समटाइम कुछ ऐसी न्यूज आती है जिससे लगता है आपको निगेटिविटी समटाइम आती है। बट ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी एग्जाम जो भी है, आपने जिसमें टाइम दिया है, आप जिसमें टाइम दे रहे हो, बी होपफुल। और ऑलवेज रिमेंबर, यूपीएससी का कोई भी स्टैंडर्ड एग्जाम होता है, उसमें आप जब प्रिपरेशन करते हो, आप एक सीरियस लेवल का प्रिपरेशन करते हो, आपका एक स्टैंडर्ड जब पहुंच जाता है, तो बिलीव मी, आप हो सकता है उस एग्जाम में आप सक्सेस ना होते हो, लेकिन दूसरे किसी ना किसी एग्जाम में जरूर सक्सेस होते हो। इट डजेंट मीन कि आप अभी से ही अदर एग्जाम का ही ये करने लगो। अभी पहले जो भी है, जिनको भी लगता है, एक बार सीरियस रूप से आप इसमें टाइम दो। ये जो टास्क है आपका, वो 10th ऑफ दिसंबर तक कंप्लीट करना है। ओके। इसमें साइंस कंटिन्यू रहेगा पेपर 1 में। तो साइंस में ऑलरेडी आपने देखा कि जो इधर आप 4 ईयर से देखोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पूछे जा रहे हैं। तो 20 ये में देखोगे तो 19 में 29 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, फिर 28, 30, ये क्वेश्चंस आपको इन 4 ईयर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इस वजह से साइंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और ए लॉट ऑफ साइंस का क्वेश्चन जो होता है वो डायरेक्ट आपका होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। आइदर आप उसमें से एनसीईआरटी वगैरह को पढ़े हुए हो, और इसमें मैं एनसीईआरटी को इस वजह से कहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस देखोगे कि जो फिगर्स दिए हुए रहते हैं, सपोज अमीबा है या सपोज कोई प्लांट है, उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, समटाइम आपको टेक्स्ट से न दे करके इमेज से भी देते हैं। तो एन नंबर ऑफ इमेज आपको दिए हुए रहते हैं, लेकिन वो जब नोट्स आप एक तरह से देखते हो या फिर आप कोई कुंजी टाइप का बुक देखते हो, तो उसमें सारे में जो फिगर्स वगैरह से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ रहता है, तो उससे कुछ पार्ट जो है मिस्टेक मिस हो जाता है। और कभी कभी जो मैक्सिमम आपको टेक्स्ट से ही पूछा जाएगा, लेकिन कुछ जो उसमें पिक्चर्स दिए हुए हैं उससे भी पूछे जाते हैं, जो पिक्चर्स में टेक्स्ट दिए हुए हैं। तो आपने अभी ये मैंने बोला था ऑब्वियसली है, आप चाहो तो 6, 7, 8 पढ़ सकते हो। अदरवाइज जिनको लगता है कि यस हमारा ठीक ठाक है, तो आप 9, 10th और फिर 12th वाले जो पार्ट हैं उसको करो। तो 10th वाले में टोटल जो है 16 चैप्टर है। 11th सॉरी 9th वाले में जो आपको था टोटल 15 चैप्टर थे। और वो एक तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड था। एक तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी, और उसके बाद जो डे टू डे एक्टिविटीज में साइंस जो है, डे टू डे लाइफ में जो साइंस यूज होता है उसमें। अब इसमें भी सेम सिचुएशन आपके पास है कि 4 टाइप्स हैं मेनली। 3 में हम देखते हैं साइंस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, लेकिन एक फोर्थ भी आज के डेट में इंपॉर्टेंट वो काफी होता जा रहा है, जिसमें आप कह सकते हो इन्वायरमेंट और डे टू डे लाइफ, या फिर रिलेटेड टू आर हेल्थ एंड अदर एस्पेक्ट्स। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जो आपका है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अभी देखोगे कि एग्जाम में कुछ टाइम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल Na है प्लस Cl, NaCl आपका बनता है। अब सम टाइम देखो ये दिया हुआ रहता है फॉर एग्जांपल Al2, ठीक है ना। अब और O3, अब मान के चलो Al2O3, तो अब एक तरह से कितने यूनिट्स ये होंगे, इस ढंग से ये आपके दिया हुआ रहता है एक्चुअल में। ठीक है, तो उसको मैच करना पड़ता है। कोई इक्वेशन दे दिया तो समटाइम आपको मैच करना। तो ये जब आप प्रॉपर तरीका से एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो उसमें से मिलेगा। और ऑब्वियसली अब आप इसको देखोगे तो ये 11th क्लास में जाने पे एक 11th और 12th में ब्रॉड हो जाता है, लेकिन आपको उस डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसको नॉर्मल में पढ़ना है। फिर आपका एसिड बेस सॉल्ट। एसिड बेस सॉल्ट ये इंपॉर्टेंट है। जो भी हम फॉर एग्जांपल लाइफ में सॉल्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यूज करते हो खाने में, हर वो चीज़ रहे, हर चीज़
सब्जी आप वेजिटेबल्स बनाए हो लेकिन उसमें सॉल्ट ना हो तो फिर वो उसका कोई मतलब नहीं। एसिड्स बहुत आप एसिड यूज करते हो खाने वगैरह में, जैसे इमली है, टमारिंड जूस, तो वो आपका एसिड है। अब फिर मान के चलो एसिडिटी किसी का हो गया तो आप उसमें क्या है बेसिस यूज करते हो, तो एसिड बेस सॉल्ट ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब एक आप कभी लिटमस टेस्ट पे ये रहता है ABR, याद रखो कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अब इसका मतलब तो बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू में करेगा। तो ABR समटाइम ये पूछता है एसिड लिटमस पेपर पे क्या इंपैक्ट देता है, और बेस लिटमस पेपर पे, और सॉल्ट। ओके। फिर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये दैनिक जीवन में आप मेटल्स, बहुत सारे नॉन मेटल्स आप यूज करते हो। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप एक जैसे देखते हो वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी फॉर एग्जांपल है कि पहले ये माना जाता था, बर्जीलियस जो थे, तो बर्जीलियस ने ये बताया था ना कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका सिंथेसिस जो है लेबोरेटरी में नहीं किया जा सकता है, उसका सिंथेसिस जो है वो लिविंग बीइंग्स में ही किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं साइंस जो है उसके कारण काफी दिनों तक उसमें डेवलपमेंट रुका रहा। लेकिन बर्जीलियस के जो स्टूडेंट थे बोहलर, तो बोहलर ने यूरिया का सिंथेसिस किया, तो उससे फिर है ऑर्गेनिक जो आपका कार्बन कंपाउंड्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट। और आज के डेट में सारे अदर कंपाउंड्स को एक साथ रखो और कार्बन के कंपाउंड को एक साथ, तो कार्बन के कंपाउंड ही ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो भी हमारे हैं, जैसे किसी को फॉर एग्जांपल आपका लिथियम है, लिथियम वाले ग्रुप में आपको सोडियम रखते हो, सोडियम के बाद आप ये इसी में पोटेशियम रखते हो, उसके बाद सीजियम रखते हो। तो ये क्लासिफिकेशन किस ढंग से हुआ, क्योंकि इसके सारे के देखोगे कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब किसी में मान के चलो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो इसके क्या है, जो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब ऑब्वियसली नहीं है ऐसा ये एक दिन में वो पहुंच गया, पहले फॉर एग्जांपल ट्रायड आया, ऑक्टेट आया, बहुत सारी चीजें आई। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को किस ढंग से, क्योंकि उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, और अभी जो हमारा चलता है तो नॉर्मली क्या है कि जो एक तरह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, और या फिर कह सकते हैं हम एटॉमिक नंबर जो है, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइड करने में कि उसके जो करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो ये क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो यहाँ तक आपका जो 5 चैप्टर है वो आपका केमिस्ट्री से संबंधित है। नेक्स्ट आपका जो है ये बायोलॉजी से संबंधित आपका आ जाता है लाइफ प्रोसेस। जो हमारा लाइफ है, फॉर एग्जांपल आपने जो क्लास 9th में सेल्स वगैरह के बारे में पढ़ा, अब वो सेल्स क्या है, इंडिविजुअल मान के चलो कुछ ऐसे स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल हैं, सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपनी एक्टिविटी करते हैं। लेकिन हमारा जो ह्यूमन बीइंग है वो एन नंबर ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है, और बहुत सारी चीजें हैं। आज के डेट में लाइफ प्रोसेस को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पहले आप देखोगे कि स्मॉल से कुछ आज के डेट में जिस डिजीज को हम एकदम नॉर्मल मानते हैं 100 ईयर्स पहले, या 50 ईयर 60 ईयर, या 200 300 ईयर्स पहले वो डिजीज काफी फैटल था। तो आज फिर भी इन नंबर ऑफ नए नए डिजीज इमर्ज हो रहे हैं। तो हम जितने भी लाइफ प्रोसेस को, जितने भी ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं उतना वो फायदा होता है। तो लाइफ प्रोसेस आप ये देखोगे कि इन द सेंस कि जैसे आप कोई भी फूड आइटम है उसको आप खाते हो, उससे आपको एनर्जी मिलता है, और सारी चीजें को आप करते हो। अब है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे आपका बॉडी है, जब आप रनिंग करते हो, तो रनिंग करते हो तो क्या है, वो एक तरह से आप पैर अपना आगे करोगे तभी आगे होगा, लेकिन वो एक हारमोनी में। अब ऐसा नहीं है ना कि रनिंग आप कर रहे हो अचानक जो क्या है कि आप, ऐसा नहीं है कि एक पैर को कंट्रोल कर लोगे और दूसरे से रनिंग करते रहोगे, नहीं। यदि आपके दोनों पैर हैं प्रॉपर तरीका से, आप एक हेल्दी पर्सन हो, बोथ लेग्स आर वर्किंग, तो आप दोनों पैर से रनिंग करते हो। कुछ चीजें जो होती है कि आपके कंट्रोल में नहीं होता है, इन द सेंस कि वो सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। एक चीज होता है किसी को कि आप कंट्रोल में करते हो, जैसे आपका हाई हैंड मूवमेंट करना, आई मूव, अब मान के चलो कि कुछ पलकें जो है वो आपका ऑटोमेटिक गिरते रहते हैं, लेकिन समटाइम आई मूवमेंट जो है वो क्या है, आप कंट्रोल वे में करते हो। बॉडी का लेग मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट, जेस्चर, पोस्चर, बहुत सारी चीज आपने मर्जी से करते हो, लेकिन कुछ चीजें जो है कि आपका जो सेल्फ कंट्रोल होता है वो कर। अब कोऑर्डिनेशन,
जैसे ये हम कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप कुछ लोग कहते हैं ना कि लॉन्ग जंप में सर प्रॉब्लम हो रहा है या रनिंग में प्रॉब्लम। तो क्यों? क्योंकि जो ये बॉडी वगैरह है प्रॉपर, जो हम कोऑर्डिनेशन जब करते हैं तो चीजें हम उसको अच्छा से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हैं, स्मॉल स्पीसीज हैं, मान के चलो कि कुछ जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक ये है, अब ये इस ढंग से बन गया, फिर इस ढंग से और इस ढंग से, फिर बन के फिर दो ये हो गया। तो कुछ आपका डिवीजन से होते हैं, हम ये जानते हैं कुछ जो फॉर एग्जांपल वर्ड्स हैं, वो क्या है, एग्स, दे ले एग्स। ह्यूमन बीइंग्स और बहुत सारे एनिमल बीइंग्स हैं, वो क्या है, वो डायरेक्ट जो है एक लिविंग चाइल्ड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रोडक्शन सिस्टम, ये प्लांट्स में भी देखना है और एनिमल बीइंग्स में भी। ओके, नेक्स्ट आपका हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन का मतलब ये है कि जैसे जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे जो पूर्वज हैं प्राइमेट्स से आए हैं, प्राइमेट्स इन द सेंस की मान के चलो मंकी है, चिंपॉन्जी है, ये सब जो भी हैं, ठीक है। तो जो हमारा जीन्स हैं, तो उससे जीन्स कुछ कुछ मैच करता है। आप जैसे ये होता है ना, फॉर एग्जांपल जो शुगर पेशेंट बहुत सारे होते हैं, तो क्या होता है, बोलते हैं ना कि जेनेटिकली ये है कि हमारे फादर को भी था और वो हमें, कुछ डिजीज जो आपका हेरिडेटरी होता है कि आपके ये लीनिएज है कि पहले उनको हुआ था तो फिर आपको हो सकता है, ये संभावना होती है। कुछ का है कि एकदम हेल्दी है पेरेंट्स, तो बच्चा भी हेल्दी होता है। तो वो बहुत सारे जो गुण होते हैं, वो जेनेटिक डिफॉर्मिटी के कारण होते हैं। ओके, और इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के फेज में आज जो हम पहुंचे हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स और यू कैन से टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में ये हुए हैं। कुछ चीजें जो इवोल्यूशन होती है, कुछ चीजों में आप जल्दी उसको ऑब्जर्व कर लेते हो, कुछ चीजों में क्या होता है कि ये नंबर ऑफ ईयर्स लगते हैं। अब हमारे लाइफ टाइम में बहुत सारी चीजें हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों में आप, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट स्पीसीज एंड ऑल है, उसमें बहुत सारी चीजों में आप ऑब्जर्वेशन अपने लाइफ टाइम में ही उसको देखे हो। तो ये आपके जो हैं, ये 4 चैप्टर जो हैं वो आपके बायोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट आपका फिजिक्स आता है। तो फिजिक्स में आपका लाइट है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, जिससे आप चीजों को देखते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी चीज आपके आई में पड़ती है और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है, तभी कोई वस्तु को आप देख सकते हो। अंधेरे में जब होते हो, आप डीप डार्क में होते हो, तो कोई चीज आपको दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो रिफ्लेक्शन के कारण ही हम बहुत चीजों को देखते हैं। अब रिफ्रैक्शन जो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी मान के चलो कि सारे सो कंप्लीट 100% रिफ्लेक्शन ही होता, तो वाटर बॉडी के अंदर जो रहने वाले लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सरवाइव शायद नहीं करते। लेकिन कुछ जो रे है, वो सनलाइट है, वो अंदर जाता है, उसके कारण भी वो लाइफ, जस्ट मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आप लाइट के संबंध में चीज़ों को करोगे फिर समझोगे कि जो भी है रिफ्लेक्शन होता है, तो उसके रिफ्लेक्शन के रूल हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग लाइट है एंड ऑल, तो ये सिंगल पॉइंट पे पड़ता है। फिर आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो वो आपका इसमें इक्वल होता है, प्लेन मिरर, ये सब। तो ये आपका और अदर थिंग्स में फिर आपका रिफ्रैक्शन का रूल पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा। ओके, नेक्स्ट आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब ये एक्चुअल में देखा जाए तो ह्यूमन आई क्या है, एक ऐसा कैमरा है बहुत पावरफुल, कहा जाता ना कि जो आप अभी फॉर एग्जांपल मोबाइल यूज करते हो, तो किन्हीं के पास 12 मेगापिक्सल है, किसी के पास 16 मेगापिक्सल है, किसी के पास सपोज 64 मेगापिक्सल है, किसी के पास 128 मेगापिक्सल मान के चलो है, ठीक है। लेकिन आप यदि ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन आईज को देखते हो, तो शायद वो 579 मेगापिक्सल का वो आपका लेंस है। इन द सेंस आई जो है आपका, जो एक नॉर्मल कैमरा का लेंस है, वो यदि 579 बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, आपका उस पावरफुल में आई है, आई के पास एडजस्टमेंट सारी चीज़ों को वो खुद कर लेता है। इन द सेंस है कि ना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो वो, अब नॉर्मल हेल्दी आई की मैं बात कर रहा हूँ, एक हेल्दी पर्सन है उसकी आई की बात कर रहा हूँ कि अब जैसे कोई नज़दीक की वस्तु है तो उसको भी आसानी से देखता है, कोई बहुत सारे बहुत दूर की वस्तु है उसको भी आसानी से देखता है। फॉर एग्जांपल सन है, तो सन क्या है, हमसे बहुत दूर है, हम उसको भी देख रहे हैं, तारे बहुत दूर हैं उसको भी देख रहे हैं। तो क्या उसको एडजस्ट करते हो? नहीं, वो एकोमोडेटिंग खुद होता है, सामंजस्य
विभाजन क्षमता उसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो एडजस्टमेंट करता है लेंस को अपने अनुसार, इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि वो आपका दूसरी जगह चला जाता है, बट हमारा इस ढंग का सेटअप बना हुआ है कि हम दोनों को आसानी से देख पाते हैं। तो ये आपका देखोगे ह्यूमन आई, और इसमें से अब कुछ पार्ट्स हैं, तो ये सब में फिगर्स वगैरह जो हैं वो चीज को देखोगे तो उससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी, आज थोड़ी देर के लिए 24 आवर्स के लिए ही देखो कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है तो कितना आप डिफिकल्टी फेस करने लगते हो। जैसा आप कभी सपोज ट्रैकिंग में जा रहे हो या उस ढंग से, तो बहुत बार होता है कि चलो विदाउट लाइट के रह गए, तो वो आप एडवेंचर करने के लिए जा रहे हो, 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे मान के चलो। लेकिन ऐसे नॉर्मल आप मान के चलो अर्बन एरिया में रह रहे हो या रूरल एरिया में कहीं भी रह रहे हो, इन डे टू डे एक्टिविटी यदि 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी चल जाता है तो सारी चीजें लगता ना कि जैसे ठप पड़ गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ना है, वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ हमको कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, यहाँ मेनली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। फिर आपके हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो ये करंट वगैरह पढ़ना है। अब देखो ये सारी चीजें जो होती है ना, कि हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है वो हमको स्टडी करना है। एक होता है ना कि जैसे जो बंदे आईआईटी का प्रिपरेशन करते हैं या मेडिकल का प्रिपरेशन नीट का करते हैं, तो उनको क्या होता है कि उनको अलग तरीके से चीजों को पढ़ना पड़ता है डिटेल में, लेकिन आपको उस ढंग का सिस्टम नहीं पढ़ना, मतलब सिंपल बेसिक प्राप्त करना है अंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट आपका जो है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है। फिर नेक्स्ट जो आपका 3 चैप्टर जो आता है, वो 3 चैप्टर जो एक तरह से डे टू डे एक्टिविटी से संबंधित है। अब सोर्सेस ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी एक तरह से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग ये कर रहे हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग में क्या है कि 20% का हमने टारगेट रखा है, तो अभी हम जून 2022 में 10% का जो है टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। आज की डेट में हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे जोर दे रहे हैं। जो नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट, हमने जो नेट जीरो का टारगेट 2017 में इंडिया में, अदर कंट्रीज जो हैं वो जो डेवलप्ड कंट्री हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया, वो 2050 तक का टारगेट रखे हैं। चाइना ने 2060 तक टारगेट रखा है, इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट रखा है। तो नेट जीरो जब टारगेट आप रखते हो तो मोर एंड मोर जो है रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस को आप देखना है। रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस को यदि हम देखते हैं तो बेस्ट वे क्या है, सनलाइट है हमारे पास। सोलर लाइट जैसे देखोगे तो हमने 100 गीगावाट 2020 तक टारगेट रखा था, लेकिन 100 गीगावाट तो अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं, उसके हाफ वे को क्रॉस कर चुके हैं। जैसा गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार जो है हम हाफ वे क्रॉस कर चुके हैं, एंड इन फ्यूचर अभी मोर स्कोप है। फिर आर इन्वायरमेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ये आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता जा रहा, जो आप अर्बन एरिया में खास करके देखते हो। अब रूरल एरिया में बहुत सारे कचरे होने लगे हैं। पहले जैसे हम लोग, फॉर एग्जांपल जस्ट सिंपल एग्जांपल देता हूँ, छोटे जब हम लोग थे तो कहीं हम लोग पार्टी में गए, गांव में इन द सेंस की भोज खाने के लिए, तो उसमें क्या है, अपने गिलास लेकर के जाते थे, उसमें पानी पिए, फिर गिलास अपना घर लेकर के आ गए। आज के डेट में क्या है, हर कोई ये सोचता है कि मैं क्यों गिलास ले जाऊं, वहां प्लास्टिक का गिलास देगा ही नहीं क्या, उस इतना वो खर्च कर रहा है तो प्लास्टिक का गिलास नहीं देगा, देगा जरूर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब उसको इकोनॉमी और इन्वायरमेंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना होता है। एक तरफ तो आपको लगता है कि यस, यदि हम बहुत सारे आइटम्स को खरीद रहे हैं तो इकोनॉमी हमारी बूस्ट हो रही है, लेकिन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहे हैं। तो पहले जैसे गांव में फॉर एग्जांपल कि ग्लास अपने अपने लोग ले जाते थे घर से, ग्लास या लोटा जो भी ले जा रहे हो, भोजन करने के लिए जा रहे हो किसी के यहाँ, तो अपने लिए उसमें पानी आप, या कुछ लोग हैं कि पानी भी घर से लेकर के जा रहे हैं, वहाँ भोजन किए फिर आ गए। अब आज की डेट में प्लास्टिक का ग्लास यूज कर रहे हो। फिर आप देखोगे कि बहुत जगह अब आज की डेट में प्लास्टिक का भी प्लेट भी यूज किया जा रहा है, इन द सेंस कि प्लास्टिक इन द सेंस वो डायरेक्ट प्लास्टिक नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ मिक्स होते हैं। अब बहुत सारे जो पहले वाले में कुछ एरिया में देखोगे कि डायरेक्ट पत्ते को यूज किया जाता था, तो आप पत्ता को डायरेक्ट लीव्स को यूज कर रहे हो तो वो डिस्पोज करना आसान होता था। अब प्लास्टिक का उसमें कंटेंट मिला हुआ है तो वो डिस्पोज करना, तो गांव में भी हो रहा है, पार्टी वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो हाई प्रोफाइल, अब पैसे धीरे धीरे जिन लोगों के पास हो रहे हैं तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर करते हैं। अब एक्सपेंडिचर तो आप कर रहे हो, लेकिन उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसमें से आपको
बैलेंस करना है बहुत सारे चीज़ों को जो हमारे पास है, जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो इन सारे चीज़ों को जो सस्टेनेबली हमको यूज करना है। तो ये आपका 16 चैप्टर है, यही आपका हिंदी में ये है। ऑब्वियसली जो आप हिंदी में कर रहे हो उसको हिंदी में करोगे, और जो आप इंग्लिश में करते हो इंग्लिश में, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। आपको दोनों बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो उन पे वर्क करोगे सेम आपका। ठीक है। नेक्स्ट जो पेपर टू में है, पेपर टू में हमने बहुत सारे चीज़ों को कवर कर लिया है। अभी अब इस बार का जो टास्क आपका होगा रीडिंग कम्प्रिहेंशन। सो रीडिंग कम्प्रिहेंशन एक ऐसा टॉपिक है, उसमें 20 मार्क्स के आपको आते हैं। रीडिंग कम्प्रिहेंशन ऑब्वियसली देखो, जब आप हिंदी माध्यम के यदि होते हो, हिंदी मीडियम के होते हो, तो ऑब्वियसली आपको लिटिल चैलेंज होते हैं। सम टाइम क्या है ना कि कुछ टॉपिक जो होते हैं डिफिकल्ट टफ टॉपिक दे देते हैं, तो उसमें से आंसर निकालना आपके लिए मुश्किल होता है। सम टाइम लिटिल ईजी हो जाते हैं। तो जिनका इंग्लिश मीडियम है तो उनके लिए शायद समझना आसान हो जाता है जनरली। लेकिन ये 20 मार्क्स जो है, इसमें कोई भी आप नहीं कह सकते हो कि हमको इस टॉपिक के बारे में पता नहीं था। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे आर्गुमेंट राइटिंग बोला गया, तो आर्गुमेंट राइटिंग में हो सकता है कि टॉपिक इतना कम्प्लेक्स पूछा गया है कि आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो और आप शायद नहीं लिख पा सकते हो। या सम टाइम मान के चलो कुछ ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, जिसमें आपको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली में हम इसमें कंटेंट क्या डेवलप करें। लेकिन जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन में आप ये नहीं कर सकते हो कि हम इसको सोल्व नहीं। यस, हो सकता है कि कुछ टॉपिक, कुछ कुछ जो पोर्शन है वो आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आप उसको एटलीस्ट 2 टाइम्स यदि आप पढ़ते हो तो आप उस चीज को समझोगे एटलीस्ट, क्योंकि क्वेश्चन भी आपको वहां दिया हुआ है और आंसर भी एक तरह से उस क्वेश्चन का उस पैसेज में छुपा हुआ है। तो बट इसमें क्या है, मीनिंग्स, बहुत सारे जो मीनिंग्स होते हैं, कंटेक्स्ट होते हैं, वो आपका सम टाइम डिफिकल्ट। तो अब देखो, ये जो नॉर्मल क्या है कि 20 मार्क्स है, तो आपके पास टाइम 20 मिनट्स है। अब उस 20 मिनट्स में ये एक तरह से एक्चुअल में 18 मिनट्स है, ठीक है ना, लेकिन 20 मिनट्स मान के चलो, आपने 22 मिनट्स सपोज ले लिया। तो उसमें से यदि 1 टाइम नॉर्मली ये है कि आप एक बार उस टॉपिक को रीड करो, उसको समझो, फिर आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। या फिर है कि वंस आपने रीड किया, फिर क्वेश्चन को देखा, फिर आप समझे नहीं समझे जो भी है, अब फिर से आप उसको रीड करो। तो अब रीड करो तो क्वेश्चन वाइज ये देखो कि अच्छा पहला पैराग्राफ में ये है, तो जहां आपको लगता है अच्छा ठीक है, उसको माइंड मैप करो, उसको अंडरलाइन अप कर सकते हो, माइंड मैप करो, उसके बाद उसको फ्रेम में करो। रीडिंग कंप्रिहेंशन में आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि पैसेज को पढ़ना है, और जहां जो रिलेवेंट पोर्शन है उस पैसेज में, उस पैसेज का कंपोनेंट आपको लेना है, उस कंपोनेंट को आपको सॉल्व करना है। और जो राइटिंग होगी, जो आंसर आप लिखोगे, वो अपने लैंग्वेज में लिखोगे। हमेशा किसी भी चीज में, चाहे आप प्रेसी राइटिंग देखो या रीडिंग कंप्रिहेंशन देखो, वो क्या है, वो अपनी राइटिंग अपने लैंग्वेज में लिखना कहता। अब ऐसे और आर्गुमेंट तो आप अपने लैंग्वेज में ही लिखोगे ना, क्योंकि उस वो तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये यहाँ दिया हुआ है। तो इस वजह से अपने लैंग्वेज में कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सच कॉपी कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा, अच्छा ये डायरेक्ट पैसेज को में जो लाइन दिया हुआ है, 2 लाइन डायरेक्ट कॉपी किए और वो आप आंसर बुकलेट में, क्यूसीए में पुट कर दिए। तो ये नहीं करना है, आपको उसको फ्रेज रिफ्रेज करके आप उसको अपने लैंग्वेज में बनाना है। जो बेस कंटेंट है वो आपको उससे लेना है, और जो उसको लिखना है वो आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है। दोनों चीज में देखोगे, जो रीडिंग कंप्रिहेंशन होता है और जो प्रेसी राइटिंग होता है, दोनों में ये होता है कि आप उसको अपने लैंग्वेज में। अब इसमें मोर एंड मोर टाइम जैसे देते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे जब आप एडिटोरियल कोई भी पढ़ते हो इंग्लिश वाला, तो उसमें से उस यदि अच्छा से एडिटोरियल आपको पढ़ना आता है, एडिटोरियल को आप सही से समझ सकते हो, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई डिफिकल्टी होगी। अब रैंडम आप जाओगे एग्जाम में और आप उसको अचानक पढ़ने लगोगे, सोल्व करोगे, तो टाइम, हमेशा ध्यान रखो कि टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यदि सेम पैसेज को आपको अनलिमिटेड टाइम दे दिया जाए तो आप उसको बेटर तरीके से सोल्व कर सकते हो, लेकिन आपको विद इन टाइम चीजों को करना है। तो ये वो टॉपिक्स है जिसमें आप ठीक ठाक मार्क्स अचीव कर सकते हो। 12 to 14 मार्क्स आप अचीव कर सकते, ये 10 to 12 नॉर्मल, 12 to 14 भी आप अचीव कर सकते हो, ठीक है ना। अब ऐसे में फॉर एग्जांपल 14 मार्क्स लाना बहुत चैलेंजिंग काम होता है। इसमें आप 14 ला सकते हो, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है ना कि आंसर आपको दिया हुआ है, आप उसको मैच करो। अब इसमें से एक प्रश्न ये होता है कि
जो पैसेज है वो उसमें पैसेज में नॉर्मली क्या है, अभी जो है लंबे समय से आपको 5 क्वेश्चन इनिशियल देखोगे, कुछ टाइम में बड़े पैसेज होते थे, उसका वेटेज ज्यादा होता था। फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स के भी इनिशियल पैसेज, जब इनिशियल टाइम में एग्जाम होता था तो 50 मार्क्स के आरसी होते थे, उसमें 10 क्वेश्चन आपके आते थे। लेकिन आज के डेट में 5 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो ईच क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है, तो 5 × 4 20 मार्क्स का है। अब इन नॉर्मल इसको ऐसे एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क, इसमें वर्ड्स काउंट नहीं दिए हुए रहते हैं कि इतने वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। तो यदि वर्ड काउंट नहीं दिया हुआ है तो एक ऐसे का स्टैंडर्ड लो, एक ऐसे में 300 वर्ड्स अप्रॉक्स आता है। अब एक ऐसे में 300 वर्ड्स है, अब इसमें से 5 क्वेश्चन है, इसका मतलब 60 होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ जो आपके क्वेश्चन होंगे वो 20 वर्ड्स में ही फिनिश हो जाएंगे, और कुछ होंगे शायद आपको 70 भी लिखना पड़ सकता है। लेकिन ट्राई करो, जैसे देखो कुछ स्टूडेंट का जैसे ही होता है कि सर कुछ टॉपर ने कहा है कि हमें यदि एकदम पॉइंट टू द पॉइंट लिखना है, हमेशा ध्यान रखो कि जहां लिटिल एक्सप्लेनेशन का स्कोप है तो वहां लिटिल एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहिए। जैसे आप एक स्टैंडर्ड देखो, बहुत सारे एग्जाम में जो आपके जैसे सीएसई में ही देखो, तो सीएसई में जब आप प्री देते हो तो उसमें सी सेट वाला यानी कि जीएस पेपर 2, जिसको यूपीएससी जीएस पेपर 2 बोलती है, और आप यदि सी सेट बोलते हो, सी सेट में क्या है, रीडिंग कंप्रिहेंशन वहां भी होता है कि, तो वहाँ क्या पैसेज दिया हुआ रहता है और उसके आधार पे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन कि कई पैसेज होते हैं, कुछ पैसेज होते हैं सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ पैसेज होते हैं उसमें मल्टीपल। लेकिन उसमें क्या देखते हो कि उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है ए बी सी। तो उसमें नॉर्मली देखते हो जो ऑप्शन चारों सेट करते हैं, तो वो उसमें देखोगे कि किसी में 5 वर्ड्स है, किसी में 10 वर्ड्स हैं, किसी में 20 वर्ड्स हैं, इस ढंग से ही चारों ऑप्शन में रहता है। अब यहाँ चूंकि आपका कन्वेंशनल है, अब देखो वहां 2 मार्क्स, 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, और वो बस टिक करना रहता है, वो बड़ा क्वेश्चन हो छोटा क्वेश्चन हो। लेकिन यहाँ आपको 20 मिनट्स दिया गया है, तो 20 मिनट्स में चूंकि क्या है, एक काम दिया गया है कि रीड भी करना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि 300 वर्ड्स आप पूरा करो। लेकिन नॉर्मली जहां लिटिल एक्सप्लेनेशन का स्कोप है तो आप 60 को जरूरी नहीं, लेकिन जहां 20 हो रहा, नॉर्मल एग्जैक्ट टू द पॉइंट लिख रहे हो तो 20 हो रहा है, तो लिटिल आप एक्सप्लेन इसको करके 30 तक के आसपास कर सकते हो। तो जहां आपके पास स्कोप होता है लिटिल एक्सप्लेन करने का, वहां आपको करना चाहिए। और जहां एकदम स्कोप ही नहीं है, जहां डायरेक्ट दिया हुआ है, तो उसमें तो आप डायरेक्ट उसको लिखो आंसर, कोई वो दिक्कत नहीं है। अब इसमें से आप क्या करो कि 5 इयर्स, लास्ट 5 इयर्स में जो पूछे गए हैं वो उनको देखो। रीडिंग कंप्रिहेंशन और जो प्रेसी है, उनके जो यूपीएससी एक्चुअल आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, उनको रीड करने का 2 फायदा होता है। एक फायदा तो आप रीडिंग कंप्रिहेंशन या फिर प्रेसी राइटिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो कि यस हमको इसको समझना है, इसको सोल्व करना है। दूसरा एक आपको वो हेल्प करता है जो सेंटेंस स्ट्रक्चर में, बहुत बार आप जो देखते हो कोई भी, जस्ट इमेजिन करो कि ये जो आपका जो आरसी है या प्रेसी है, तो 300 से लेकर के 450 वर्ड्स के आसपास दिया हुआ अभी फॉर एग्जांपल रहता है। तो सपोज 400 वर्ड्स का कोई टॉपिक आपको पैसेज दिया हुआ है, आपको एक ऐसे लिखते हो तो 300 वर्ड्स का ये आता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो ना कि वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड उन्होंने आपको ऐसे टाइप का कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है कि इनको देखो कि इस ढंग से, अब देखो जो यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया है वो तो वेल फ्रेम्ड है, उसको एक अच्छे प्रोफेसर ने या जो भी रिनाउंड एकेडमिशियन हैं या फिर जो भी प्रैक्टिशनर हैं इंग्लिश वाले, वो बनाए हैं। तो उन्होंने अच्छा खासा टाइम लिया होगा अपना, वो उसको वेल डॉक्यूमेंटेड उसको फ्रेम किया। तो आप ये समझ सकते हो कि जैसे हम कहते हैं ना कि कोई स्टूडेंट ऐसे में सपोज 15 मार्क्स ले आया या 15, अब ये हम तो एग्जैक्ट नहीं कर सकते ना कि कितने उसके मार्क्स आए, मान के चलो 15 उसके आगे किसी, तो वो जितना अच्छा ढंग से आप उसको स्ट्रक्चर करोगे, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ सेमीकोलन लगाना है, ये सब चीजें आपको देखने में वो मदद करेगा। तो इसको 2 वे में देखना है। सो आप 5 इयर्स का भी फॉर एग्जाम्पल रीडिंग कंप्रिहेंशन का हम आपको दे रहे हैं, तो उन रीडिंग कंप्रिहेंशन के 5 इयर्स को प्रॉपर तरीका से देखो, हर में टाइम दो, वो एक बेस्ट तरीका है। फिर कुछ टॉपिक्स जैसे आप सी सेट वगैरह वाला को देख सकते हो, उसको उससे भी आपको समझ अच्छा डेवलप होगा। ओके, सो ये पेपर 2 में है, 5 इयर्स का आपको देखना है। और कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स रहता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो कि पॉजिटिविटी इनसाइड यू। ओके, थैंक यू।